आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की मंगलमय कल्याणकारी जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। जब मैं इस विषय पर ही काम कर रहा था, प्रायोगिक वर्क कर रहा था नृत्य कला पर, और इसके साथ में जो सेकेंडरी एजुकेशन था उसके ऊपर भी काम कर रहा था। दो प्रक्रिया में एक साथ कर रहा था। तो जहां मैं पढ़ाता था, हमारे पास दो रूम थे। तो एक रूम में जो मैं पढ़ाता था वहां ही मैं नृत्य का प्रयोग लेता था। दो समय इस तरह से मैं प्रयोग लेता था कि जब मैं पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करूं उससे पहले और इसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ एक विज्ञान मैं कहता हूं, और सबके साथ ये होता है। मैं खाली आपका ध्यान उस तरफ ले जाता हूं तो आपको जो इंसिडेंट्स होते हैं, बनाव बनते हैं हमारे जीवन में, वो समझने के लिए गहराई आए। जब हम अलग अलग होटलों में रुकते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, अनजानी जगह पर रुकते हैं, अगर आप अभ्यासु हो, अपने भीतर जगत के अभ्यास कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि आपसे पहले किस प्रकार का व्यक्ति इस रूम में ठहरा हुआ था। हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समझ लो कि हम कोई होटल में ठहरने जाते हैं, कोई रूम लेते हैं, हमसे पहले जो आई हुई व्यक्ति है, हमारे पहले जो वहां रही हुई व्यक्ति है, समझ लो कि वो बहुत क्रोध में है, या कोई दो तीन व्यक्ति ठहरे, उसके बीच झगड़ा हुआ है होटल के रूम में, बाद में ये रूम छोड़कर चले जाते। हम जिस बार रूम में दाखिल होते हैं, आपका ठीक से स्टडी है अपना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाइब्रेशन मेरे नहीं, ये वाइब्रेशन बाहर से आ रहे हैं। तो क्रोध का तरंग आपको पकड़ सकता है उस रूम में। समझ लो कि आपसे पहले कोई मर्डरर ठहरा हो, कोई प्लानिंग चल रहा हो कि किसी व्यक्ति का मर्डर करना है, इस तरह का प्लानिंग चल रहा है आपसे पहले रूम में, और आप ठहरते हो बाद में, आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि कोई व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद भी उसका वाइब्रेशन वहीं रहता है, जो आत्मिक तरंग होता है वो तरंगे वहीं रहती है। तो आपकी जो विचारधारा बदलती है। आप थोड़ी देर शांत बैठो उस रूम में, अगर आप शांत बैठो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरह के वाइब्रेशन थे मुझसे पहले जो व्यक्ति था। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं, मेरे जीवन में घटा। मैं कुछ दिन एकांत में रहा, खूब एकांत में रहा, शायद समझ लो 30 दिन जैसा ऐसा समय होगा कि मैं किसी को मिला नहीं, एकांत में रहा। फिर जब मैं एक बार अहमदाबाद की एक मार्केट से मैं निकल रहा था, मैं एक बंगले के पास से गुजरा कि मुझे एकदम खमण खाने की इच्छा हो। ढोकड़ा होता है खमण, वो खाने का एकदम मुझे एकदम इच्छा हो कि नहीं, मैं खमण खा लूं। मैं उधर ही ठहर गया, उधर ही जहां मुझे इच्छा ने स्पर्श किया कि मुझे एकदम तीव्र इच्छा है भीतर से कि मुझे खमण खाना है। मैं उसी क्षण उसी प्लेस पर खड़ा रहेगा कि ये इच्छा आई कहां से।
क्योंकि मैंने तो कभी बचपन से मुझे कभी बाहर का नाश्ता होता है, लारी का नाश्ता, होटल का नाश्ता, मैं भीतर से कभी इच्छा नहीं थी, कभी नहीं, क्योंकि हम अपना स्वभाव जान सकते हैं कि हम कैसी कैसी इच्छाओं में से पसार हुए, हमारी भीतर की इच्छा क्या है, सबकी अपनी अपनी होती है। तो मुझे ये तो बात स्पष्ट थी कि ना, खमण तो मेरे चॉइस ही नहीं कि खमण में खाऊं जाके लारी पर। हाँ, नहीं खाया ऐसा भी नहीं, नहीं खाना ऐसा भी नहीं, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं हो सकती, इतना मुझे स्पष्ट था। मैं ठहर गया उसी जगह पर और तुरंत मुझे ऐसा पता चल गया कि बंगले में कोई ऐसी व्यक्ति है कि जिसे खमण खाने का बहुत इच्छा है। आप जान सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, खाली आप अपने को ठीक से जानते जाते हो, अपना दर्शन ठीक से करते जाते हो, आप ऐसी बातों को पकड़ सकते हो। मैंने उसी वक्त जो बात मुझे पता चली वो ऐसी थी। उस घर में एक ऐसा व्यक्ति था जो घर से बाहर नहीं निकल सकता था, बेड रिडन पेशेंट समझो, कि जो घर से बाहर नहीं जा सकता था। और उस समय ऐसा कोई था भी नहीं कि उसे कोई ला दे खमण, या तो जो उसकी इच्छा थी कब से खमण खाने की, वो इतनी प्रभावित कर गई मुझे। और जैसे ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे जैसे आप अपने का अभ्यास करते जाओगे, अपना अभ्यास करते जाओगे, जब आप सबके बीच रहोगे, सबके बीच में आओगे, तो सबकी तरंगे आपके ऊपर असर करेगी, अलग अलग प्रकार की तरंग असर करेगी। तो साधना में दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। अपना कचरा तो हमें साफ करना ही है, जो पुराना कचरा है वो तो साफ करते ही जाना है। इसके साथ 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 बाहर से भी बहुत कचरा आता है, हमारे भीतर बहुत सी ऐसी तरंगे आती है जो हमारे पर हावी हो जाती है। तो उसे भी ठीक से समझते रहना है कि हाँ, ये हमारी अपनी है तरंग या बाहर से आई। तो मैं जिस विज्ञान पर काम कर रहा था उस समय वो ऐसा था कि अगर ठीक से मैं रूम का जो एटमॉस्फेयर था, और जिस घर में हम रहने गए थे वो घर ऐसा था, मैंने आगे भी कहा था कि वहां एक स्त्री ने आत्महत्या की थी, दंपति रहता था, स्त्री ने जलकर आत्महत्या की थी। हम जब गए घर में तो उसके जो स्पॉट थे, ब्लैक स्पॉट, जहां जहां वो घूमी थी, अपने पर केरोसिन डाल के उसने अपना शरीर जलाया था, तो जहां जहां वो घूमी थी, बाथरूम में गई थी या जो दीवारें थी उस पर भी उसके काले काले धब्बे मौजूद। बाद में हमें पता भी चला, मुझे कहा पड़ोसी ने कि ऐसी घटना यहाँ हो गई है, इस तरह से मृत्यु हो गई। लेकिन मैं उसमें मेरे साथ मेरे भाई और माँ थे, धीरे धीरे उसे भी पता चल गया। लेकिन ये लोगों ने मेरे पर छोड़ दिया कि तू जो कहे वो हम करेंगे, क्या करना है इसमें। मैंने कहा ना, कुछ नहीं करना है, हम जिस तरह से जी रहे, बस जो आप अपनी प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, जो करते हो आप अपना करो, मैं मेरा करूंगा। और ऐसे समय में अगर ठीक से जो हम अलग अलग रेचन प्रक्रियाएं में दिखा रहा हूं, जहां पर आपको ऐसा लगे रहने में कि कुछ ऐसी तरंगे हैं जो आप पर हावी हो रही है, एटमॉस्फेयर भारी हो रहा है, आपके भीतर का एटमॉस्फेयर भारी हो रहा है, इसमें करना कुछ नहीं, रेचन प्रक्रियाओं से ठीक से परिचित होते जाना है। आज के युग में जो समझना है आध्यात्मिक विज्ञान में, या जो अपना अभ्यास कर रहा है उसे ठीक से समझना है, वो ये समझना है कि एक तो तुम्हारा गतिमय शरीर हो, नृत्यमय शरीर हो। इसका कारण ये है कि जब तुम गति में रहते हो, कोई विचार तुम्हें बहुत पकड़ेगा नहीं। ठीक से देखो कि ये बात सच है कि नहीं, क्योंकि शरीर को जैसे जैसे आप गति देते जाते हो अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि जब आप शरीर को एक स्थिति में रखते हो तो उसका मैग्नेट स्थिर हो जाता है। तो समझ लो कि उस मैग्नेट के साथ जुड़े हुए विचार है वो लंबे चलेंगे। लेकिन अगर आप शरीर को घुमाते जाओगे, हिलाते जाओगे, मुद्राएं बदलते जाओगे, शरीर की मुद्राएं बदलते जाओगे, घूमते जाओगे, हाथ पैर हिलाते जाओगे और भीतर का ध्यान जारी रखो। भीतर ध्यान हो सकता है जिस तरह से आप शांत बैठ के ध्यान कर सकते हो, ध्यान स्थिर कर सकते हो, वैसे ही नृत्य में ध्यान स्थिर कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं। स्पीड आप अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी रखे ताकि भीतर की अवेयरनेस मेंटेन हो सके, भीतर की जो जागृति है उसे हम मेंटेन कर सके। इस तरह से स्पीड आप रख सकते हो, तो कोई विचार छुएगा नहीं, कोई तरंग छुएगी नहीं। अगर छुएगी तो भी तुरंत बाष्प बन जाएगी, जिस तरह से
गर्म कोई चीज होती है, उस पर पानी गिरता है तो पानी की बूंद बाष्प हो जाती है, इस तरह से बाष्प। तो मैंने वो जो घर था जिसमें आत्महत्या हुई थी इस तरह की, तो मैं 24 घंटे उसी में ही रहा, उसी में, कि क्या कौन सी ऐसी कोई तरंगे है, ऐसी कोई भारे तरंगे है जो अभी मुझे हैरान करे, या यहां ही ठहरी हुई वो आत्मा की तरंगे, ऐसी कोई तरंगे है, क्या कांटेक्ट होता है मेरा उससे। तो मैंने देखा कि थोड़ा समय हमने जब पूरी साफ सफाई, ऐसी कोई भी जगह है जहां आप ठहरने जाओ, उसे साफ सफाई ठीक से करनी है। जो उसकी साफ सफाई है जहां हम ठहरते हैं, समझ लो कि साधना के लिए भी आप जहां रुकते हो, तो मेरा आग्रह ये होगा कि स्वच्छता व्यवस्था पर खास ध्यान दो, खास, क्योंकि जितनी स्वच्छता व्यवस्था ठीक होगी, नकारात्मक तरंगे हमेशा और स्वच्छता और अव्यवस्था के साथ जुड़ती है, प्रमाद के साथ जुड़ती है, आलस्य से जुड़ती है। तो जितनी आप बाहर का एटमॉस्फेयर भी है, वो जितना हम साफ सुथरा रख सके, व्यवस्थित रख सके, उतना हम अपने अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए सरल हो जाएगा। तो मैं ये अभ्यास करता रहा कि कोई ऐसी आत्मा है जो मेरा कांटेक्ट करे या यहां घूमती हो, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं था। और फिर जो मैं प्रक्रिया ले रहा था एजुकेशन की, जिसमें मैं एजुकेशन का वर्क ले रहा था, तो उससे मुझे कुछ बात ऐसी ध्यान में आई कि समझ लो कि मैं 3 बजे का वर्क शुरू करता था, तो 2 से 3 में मेरा जो नृत्य का प्रयोग था, या मैं नृत्य का जो अभ्यास करता था, शास्त्रीय नृत्य का, तो वो मैं रूम बंद करके उसमें करता था। तो इससे क्या होता है, पूरे जो रूम की अणु होती है वो एकदम उत्साह में आ जाती है, उत्साहित वातावरण हो जाता है भीतर का। फिर समझ लो कि जब बच्चे पढ़ने आते थे, तो मैं देखता था कि जब वो आते थे तो थके मांदे, क्योंकि स्कूल में भी पूरे 6-7 घंटे पढ़े हो, फिर अपने घर से मेरे घर पर आए, वहां पढ़े। तो मैं एटमॉस्फेयर ऐसा रखता था भीतर का रूम का, और ये नृत्य में प्रक्रियाओं से, कि जैसा ही वो आए भीतर का रूम एकदम शांत, तो अंतर्मुख भी हो जाए शक्ति, और उत्साह में रहे, काम करने के लिए उत्साह में रहे। और बाद में, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया ऐसी होती है, मानसिक प्रक्रियाएं होती है, समझ लो कि पढ़ाना या पढ़ना, ये मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। तो इसके भी विचार बनते हैं, विचार की तरंगे रहती है रूम में। जैसे ही वो बच्चे निकल जाते थे, पढ़ के निकल जाते थे, मैं उसी रूम में बाकी की जो नृत्य प्रक्रियाएं थी, नृत्य का अभ्यास था, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जैसी मेरी शरीर की स्टेमिना, और मैं भी बैठे बैठे उसको पढ़ाता हूं। तो और 3 घंटे की मेरी अवधि थी बैठने की उस समय, कि 3 घंटा में इस तरह का मैं रिसर्च वर्क एक कर रहा था कि अगर लड़के को आज का जो एजुकेशन है, उसकी जो फाइनल एग्जाम है, उसमें तो लिखना ही है, आप क्या जानते हो नहीं जानते हो, इससे कोई लेना न देना। आपने पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आप ठीक से जवाब दे सकते हो कि नहीं। मैं बच्चों को सदा, जब मैं टीचर था, मैं बच्चों को जब मेरे पास गाइडेंस के लिए आते थे, मैं ऐसा कहता था कि देखो, समझ लो कि आपको दौड़ की स्पर्धा में भाग लेना है, कि आपको रनिंग की स्पर्धा में भाग लेना है, और आप कहोगे कि हम चलकर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। जो बच्चे अभ्यास अच्छा नहीं, जिसका मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, उसे मैं समझाता था कि देखो, आप हमारी एग्जाम ही ऐसी है कि जिसका फाइनल वर्किंग ऐसा है कि तुम्हें राइटिंग करना है, पेपर राइटिंग करना है, तो आप समझ लो किस तरह से पेपर राइटिंग करना है। और सेल्फ चेकिंग, जब तक आप इंडिपेंडेंट वर्किंग में आगे न जाओ, फिर वो पढ़ना हो या धर्म हो, धर्म का अभ्यास हो, अपना स्वयं का अभ्यास हो या परीक्षा का अभ्यास, बहिर्मुखी अभ्यास हो, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं लोगे अपने ऊपर, तब तक ये काम नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं पूरे एजुकेशन में जितना मैंने काम किया, उसमें मेरा एक ही दृष्टिकोण था कि किस तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट किया जाए, स्वतंत्र काम करता किया जाए, आधारित नहीं। ऐसा नहीं कि शिक्षक तुम्हें पढ़ाए तो ही तुम पढ़ो, सेम धर्म में भी इसी तरह से काम करना है। ऐसा नहीं कि चलो ध्यान, सब समूह में बैठे तो ध्यान करेंगे,
विपश्यना करेंगे, ये ध्यान करेंगे, वो ध्यान करेंगे, नहीं तो नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाओगे धर्म में, आप समझो ध्यान कोई सामूहिक प्रक्रिया नहीं, और ध्यान ऐसी भी चीज नहीं कि खाली बैठे बैठे ही किया जाता है। बैठक जरूर काम करती है अपने अभ्यास के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप बैठे रहे तो ही ध्यान होगा। आप काम करते करते भी भीतर जागृति को जगा सकते हो, भीतर अपना अभ्यास कर सकते हो। दो प्रक्रिया एक साथ हो सकती है कि बाहर का काम भी चालू रहे, भीतर का अभ्यास भी चालू रहे, यह प्रक्रिया भी हो सकती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपको समझना है अपना स्वभाव, अपना समय खोजना है कि कौन से समय में जो मेरी शक्ति है वो मैं अंतर्मुख ठीक से कर सकता हूं। मैं कुछ ऐसे समय दिखाऊंगा, जैसे कि मैं साधक को ऐसा कहूंगा कि उसके लिए जो आराम का समय है वो 10 से 3 बहुत हो गया। 10 से 3 अगर आप ऐसी व्यवस्था में हो जहां, तो 10 से 3 अगर आप आराम कर सकते हो तो 10 से 3 का आराम बहुत हो गया। 3 बजे के बाद पथारी में नहीं रहना है, 180 डिग्री पूरी रात नहीं बितानी है। और एक बार आप समझते जाओगे इसको, फिर धीरे धीरे स्वयं आत्मा की शक्ति आपको बिस्तर से बाहर ही ला देगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जागृति का दिया, जागृति का प्रकाश अपने आप बढ़ता जाएगा। तो एक तो समय ऐसा है कि 3 से लेकर सूर्योदय तक, इसमें और होता भी ऐसा है कि इसमें पूरा जगत सोया हुआ है। अगर आप जाग जाओगे तो आप देखोगे कि पूरा जगत सोया हुआ है, शांत, प्रकृति भी शांत है। आप ऐसी कोई जगह पर हो कि जहां साधना का वातावरण है, तो आप ऐसे समय में अपने भीतर जाने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह समय अंतर्मुख होने के लिए बहुत उत्तम समय है। और इस दुनिया पर जितनी भी गहरी साधना चलती है, जितनी भी गहरी साधना चलती है, जहां कोई भी साधना करता है, कोई भी इस जगत में कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की साधना में उतर रहा है या कर रहा है, उसकी जो तरंगे हैं उसको प्राप्त करने का जो एक्सेलेंट टाइम, उत्तम से उत्तम समय है, वो है 3 से लेकर सूर्योदय। इसमें आप अगर थोड़े स्थिर होने लगोगे, अपने भीतर अंतर्मुख होने लगोगे, तुरंत इस प्रकार की जो विधायात्मक तरंगे हैं, आत्मिक तरंगे हैं, ऊपर की तरंगे हैं, दिव्य लोक की तरंगे, वो आप प्राप्त करते जाओगे। तो 3 से लेकर जो सूर्योदय का समय है वो उत्तम समय है। इस तरह से दोपहर में भोजन के बाद आपका 1 घंटे का विश्राम हो जाए, एटलीस्ट 1 घंटा, कि जिससे आपने जो भोजन लिया है वो डाइजेस्ट पूरा हो जाए, ठीक से डाइजेशन उसका पूरा हो जाए। इसके बाद का जो समय समझ लो 3 से लेकर 4:30 बजे तक का जो समय है, उसमें आप 5 मिनट तो 5 मिनट, लेकिन अगर अंतर्मुख कर सको अपने को तो वो समय भी उत्तम समय रहता है। और इसी तरह से संध्या का समय है, और ऐसा कोई जड़ता पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि ना मुझे आपको व्यवस्था देखनी है कि जिस जगह पर आप ठहरे हो, साधना के लिए ठहरे हो, उसकी व्यवस्था किस प्रकार की है, किस तरह से जा रही है साधना, वहां की जो साधना है वो किस तरह से जा रही है। इस तरह से आप क्रियाओं के माध्यम से भी आप अपने को जान सकते हो। समझ लो कि आप कोई प्रक्रिया कर रहे हो, कि झाड़ू लगा रहे हो, देखो आप ठीक से प्रक्रिया को अगर आप ठीक से ले जाओगे तो झाड़ू भी बहिर प्रक्रिया जो है, एक्सट्रोवर्टेड प्रक्रिया है, जिसमें एक एनर्जी का एक भाग एक्सट्रोवर्टेड रहता है, तो वो प्रक्रिया भी ठीक होती जाएगी। और इंटरनल जो प्रक्रिया है कि भीतर ध्यानस्थ होना है या भीतर समझना है, समझ लो कि आप झाड़ू लगा रहे हो, आप भीतर का भाव पकड़ सकते हो कि अभी मेरे अंदर किस तरह का भाव है, किस तरह का विचार चल रहा है, मेरी शरीर की संवेदना किस प्रकार की है। तो इस तरह से भी आप अपने भीतर जा सकते हो। मैं जो प्रक्रिया ले रहा था एजुकेशन की, उसमें प्रक्रिया मानसिक थी कि मैथ्स पढ़ाना है या इंग्लिश पढ़ाना है, इस तरह की प्रक्रिया थी। फिर भी मैं देखता था कि ये जो 2 छोर थे कि जिसमें जो एटमॉस्फेयर में मैं काम करता था,
उसमें मैं काम प्रारंभ करूं उससे पहले नृत्य का अभ्यास और नृत्य में वातावरण करना, जिसमें अभी वो बच्चे आए नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे जो भीतर के अणु होते हैं, जिस रूम में मैं प्रक्रिया कर रहा था, मैं देख रहा था कि नहीं, पूरे अणु बदल जाते थे, एक्टिव हो जाते थे, उत्साह। क्योंकि नृत्य में जैसे जैसे आप उतरते जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि नृत्य के बाद आपको लेजीनेस लगे, नृत्य के बाद आप थकान चली जाती है, आप उत्साहित हो जाओगे और उत्साहित होते जाओगे जैसे जैसे नृत्य में उतरते जाओगे। और ऐसा ही जब मैं ये पूरा कर लेता था तो मेरा शरीर भी पूरी, जब आप खाली होते हो, आप किसी के सामने आकर बैठो, समझ लो कि आपने 2 घंटा ध्यान में बैठे, आपने पूरा अपना भीतर का अवकाश पूरा खाली कर दिया, फिर 10 व्यक्ति बैठे, आप उसके आगे जाकर बैठो, तो आपका शरीर का जो अवकाश है, भीतर का अवकाश है, सारी तरंगे खींच लेगा, सारी तरंगे खींच। उन लोगों को बहुत मजा आएगा कि वाह तू आया, कितना अच्छा लगा। किस लिए अच्छा लगा? उसके भीतर स्पेस हो जाएगी और तरंगे हमारा शरीर खींच लेगा, जिसके भीतर अवकाश है उसके शरीर खींच लेगा। तो जब ये प्रक्रिया पूरी हो तो तुम्हारा शरीर फिर से भर जाएगा, तुम्हारा अवकाश फिर से भर जाएगा, तो तुम्हें फिर से खाली करना पड़ेगा। अगर ठीक से खाली नहीं किया तो वो तरंगे तुम्हारे भीतर मन बनाएगी, विचार बनाएगी, भीतर की जो शक्ति है उसको चेंज कर देगी। आप देखना, अलग अलग प्रकार की व्यक्ति के सब मिलते हैं, पूरे दिन में हम कितने प्रकार के व्यक्तियों को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ आप बैठकर देखना कि कैसी कैसी तरंगों में से आपका मन निकलता है। जैसी व्यक्ति होगी आपका मन ऐसा हो जाएगा। समझ लो कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति से आप मिले और जब आप अकेले हो जाओगे तो ईर्ष्या के तरंग आप में भर जाएंगे। किसी कामुक व्यक्ति से मिले, सेक्सी व्यक्ति से मिले, तो आपके भीतर जब उससे बिछड़ जाओगे तो भी भीतर का माहौल ऐसा ही हो जाएगा। क्रोधी व्यक्ति से मिले, आपके भीतर क्रोध का माहौल हो जाएगा। कोई आनंदी व्यक्ति से मिले आप, तो भीतर का उत्साही व्यक्ति से मिले, आनंदी व्यक्ति से मिले, शांत व्यक्ति से मिले, तो हमारे भीतर के वाइब्रेशन है वो भी चेंज हो जाते। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ जब हम काम करते तो अलग अलग प्रकार के उसके जो आत्मिक तरंगे हैं वो हमें छूती रहती है और उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सारा अभ्यास है, विकास है हमारा। जितने तरंगों में से आप निकलोगे, जितने व्यक्तियों के बीच रहोगे, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में से आप निकलते जाओगे, आप निखरते जाओगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा। विस्तार है, ज्ञान का अर्थ है 2 विचारों के बीच की जगह। ज्ञान का अर्थ है 2 विचारों के बीच की जगह। और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, विचार के बीच की जगह अपने आप बनती जाएगी, अपने आप बनती जाएगी और ज्ञान बढ़ता जाएगा। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग व्यक्तियों के साथ। ऐसा नहीं कि हमें सब शुभ ही खोजना है, अशुभ चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी परिस्थिति चाहिए, बुरी परिस्थिति चाहिए ही नहीं, हमें सुख चाहिए, दुख चाहिए नहीं ना। जे कृष्णमूर्ति कहेंगे चॉइस लेस अवेयरनेस, कोई चॉइस नहीं, क्योंकि चॉइस मतलब है मन। जहां भी चॉइस आए, मुझे ये चाहिए, ये मेरा मित्र, इसका अर्थ है कि कोई दुश्मन है। मन सदा ऑपोजिट पार्ट में काम करता है। 50% एक दिशा में काम करता है, 50% दूसरी दिशा में काम करता है। जहां भी आप अपने भीतर द्वंद्व पाओ, अच्छा ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, मान अपमान, अच्छा बुरा, सुख दुख, ऐसे जहां भी हार जीत, ऐसे जहां भी आप द्वंद्व पाओ, द्वंद्व का अर्थ है कि 2 हिस्सों में बंट जाना, मतलब मन। और जहां मन है वहां पीड़ा रहेगी, क्योंकि मन का अर्थ है अपेक्षा। तुम कहोगे कि नहीं, इस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कहेगा कि नहीं इस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए। तो इस तरह से जो बाहर जगत है उसमें एक संघर्ष सदा रहता है। व्यक्ति के बीच में जो संघर्ष रहता है वो ये रहता है, एक कहता है कि मुझे ये चाहिए, दूसरा कहता है कि मुझे ये चाहिए। आप जैसे 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 अपने भीतर का केंद्र पाते जाओगे, अपने भीतर की जगह पाते जाओगे, बाहर से संघर्ष अपने आप चला जाएगा, अपने आप। खाली इस दिशा पर काम करना है कि हमें मुड़ना है हमारे भीतर, हमारे केंद्र की ओर। अब कुछ मैं ऐसे प्रयोग कहूं जो एजुकेशन में मैंने जो प्रयोग किए, इसके साथ साथ इसके जो मुख्य प्रयोग थे, इसमें एक प्रयोग ऐसा था
मेरे पास एक लड़का आया, आप सब पहचानते हो उसे, नरेंद्र सिंह, जो यहां आता है। वो मेरा एक समय का स्टूडेंट था। वो 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास आया। अब एग्जाम के 3 महीने बाकी था और मेरा नाम उसके पिताजी ने सुना था कि ये टीचर है जो इस तरह से काम करते हैं लड़कों पर और उसके मार्क बढ़ाने में। तब व्यास मुनि मेरे पास उस पर काम चल रहा था और उस पर इस तरह का काम था कि जिस तरह से मैं उसे इंडिपेंडेंट करता जाता था मैथ्स में, उसके साथ साथ उसका इंडिपेंडेंट वर्क और सारे सब्जेक्ट में भी बहुत अपनी ओर से गहराई को छू रहा था उसका काम। मैं उसके ऊपर ऐसी मेहनत करता था कि समझ लो कि उसका मैथ्स है तो मुझे 100 चाहिए, उसके मार्क 100 आउट ऑफ 100 मार्क चाहिए। मैं इस तरह से उसको ट्रेन कर रहा था। और लास्ट एग्जाम के लास्ट दिनों में एक दिन एग्जाम 3 घंटा में उसे पढ़ाता था। उसमें वो एग्जाम दे और पेपर में भी जितना मैं वर्क थियरी का वर्क है मैं उससे ही खोज करवाऊं कि चलो ये थियरी का क्वेश्चन है, कहां से पूछा गया है, तुम खुद खोजो। वो खुद खोजता था। प्रारंभ में तकलीफ पड़ती है लेकिन धीरे 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 ऐसी ग्रिप आ जाती है कि वो पूछता ही नहीं मुझे कि चलो इस पेपर में जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है कि नहीं। मैं स्टूडेंट को समझाता था जब तक तुम तुम्हारे एग्जामिनर नहीं बनोगे, तुम अपना पेपर खुद ठीक से चेक नहीं करोगे, तुम नहीं बढ़ेंगे। देखना, अगर तुम 90 मार्क्स लेकर आ रहे हो तो तुम 90 पर ही रहोगे, तुम 90 से आगे नहीं जा सकते। 90 से आगे जाना है तो तुम अपना एग्जामिनर खुद बन जाओ कि तुमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो तुम एग्जाम में काम कर सकते हो। इस तरह की मैं ट्रेनिंग दे रहा था उसे। तो धीरे 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 उसकी ग्रिप बढ़ती जाती। अब ऐसा हुआ कि जब 10th की उसकी एग्जाम थी, मैंने 2 सब्जेक्ट पर डायरेक्ट काम किया था। एक इंग्लिश ग्रामर जिसका मैं 100 रुपीज लेता था फीस, और 200 रुपीज मैथ्स की, और मैथ्स में काम। बाकी के सब्जेक्ट को मैंने नहीं छुआ था। उसके साथ और भी कुछ मेरा अभ्यास था कि 2 भाई और थे घर में। तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा था कि मैं सबसे छोटा, मेरा नंबर था 9वां नंबर था। मुझसे जो आगे भाई बहन थे वो पढ़ने में रहते थे, पढ़ने में वो फर्स्ट रैंक। जब हमारी एग्जाम होती थी और जब रिजल्ट आता था, सारे भाई बहनों का रिजल्ट आता था, तो कोई भाई बहन फर्स्ट है, कोई सेकंड है। हम जो मेडिकल कैंपस में रहते थे जामनगर में, तो हमारा ऐसा ही नाम था। पूरे कैंपस में हमारा उदाहरण दिया जाता था कि किस तरह के भाई बहन है। देखो पूरी एग्जाम में जहां जहां सबकी एग्जाम चल रही है, फर्स्ट सेकंड ही आते। और मैं उसको जो विज्ञान है वो उसमें कुछ भी नहीं। समझ लो कि बड़ा भाई आप देखते हो तो सतत अभ्यास में, तो छोटा भाई अपने आप अभ्यास में जाएगा। बड़ा भाई अगर अभ्यास कर रहा है तो छोटा भाई को तुरंत लगेगा चलो मैं भी करूं। जब परीक्षा का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आता है, सब कहता है कि वाह इसका फर्स्ट रैंक आया, तो हमें भी ऐसा होता है कि ना चलो मैं भी मेहनत करूं, मेरा भी फर्स्ट रैंक आए। तो मैं एक काम ऐसा कर रहा था कि जो व्यास मुनि थे वो घर में सबसे बड़ा लड़का वो था। तो वो अगर ठीक से पढ़े तो बाकी 2 भाई, उसके माता पिता मुझे कहते थे कि आप और 2 को भी ले लो, तीनों को पढ़ाओ आप। मैं उसे कहता था आप उतावड़ मत करो, बाकी के जो दोनों बच्चे अपने आप पढ़ते जाएंगे। अगर इसको मैं ठीक से गाइडलाइन दे सका या इसको मैं ठीक से पढ़ा सका तो बाकी और 2 बच्चे ऐसे ही काम करते हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो मेरी ट्रेनिंग थी, जो बेस है इस महामृत्यु विश्वविद्यालय का, जो बेस है वो इंडिपेंडेंट वर्किंग, कि आप जो धर्म का अभ्यासु है वो अपने भीतर से कितना उसे साधना की प्यास है, या किस तरह से वो साधना को समझता जाता है। इस तरह का एटमॉस्फेयर जो बना, उसका मुख्य केंद्र इस प्रयोग के साथ जुड़ा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि डायरेक्ट वर्किंग था कि आप देखो तो मैथ्स और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट वर्किंग इनडायरेक्ट वर्किंग इतना नहीं था। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रयोग थे, कलाओं के प्रयोग, संगीत के प्रयोग, कि जो इनडायरेक्टली मैं उस पर काम कर रहा था, मन पर काम कर रहा था, उसके मन पर काम कर रहा था, कि उसका मन धीमे धीमे कलाओं के साथ भी जुड़ता जाता था। और मैं कई बार उसे पूछता था कि तुझे ये संगीत पसंद है, ये, क्योंकि जब बच्चे मेरे पास आते थे, मेरा पढ़ाने का एक तरीका था कि वो 10-15 मिनट में एक ऐसा संगीत रख दूं
क्लासिकल संगीत है या एकदम शांत संगीत है, कोई क्लासिकल गाना है, कि बच्चे पसंद करते हैं या नहीं। तो मैं देखता था संगीत सबको अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल में से आए हुए हैं तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाए और संगीत भी सुने। तो मैं जब उसे पूछता था तो धीरे धीरे मैं वो भी देखता था कि उसके जो टेस्ट है संगीत में वो भी बदलते जाते थे। फिर कई बार ऐसी प्रक्रिया में करता था। उस समय में ऐसा एक ड्राइंग पर काम कर रहा था कि जिसमें ड्राइंग इस तरह का हो कि नृत्य की मुद्रा हो, ड्राइंग में नृत्य की मुद्रा हो और पूरी जो मुद्रा हो वो मूर्ति जैसी लगे, पूरा जो ड्राइंग हो वो मूर्ति जैसा लगे। इस तरह का मैं एक ड्राइंग पर वर्क कर रहा था। अब जब मुझे पता चल जाता था कि अब ये बच्चे ठीक से सिंसियर हो गए, अपने में अपना काम वो खुद कर रहे हैं, अब कहीं उसका ध्यान बेध्यान नहीं होता, मैथ्स कर रहा है वो मैथ्स कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है वो इंग्लिश कर रहा है, अपने में डूबे हुए है, या उसकी एग्जाम चल रही है, मैंने एग्जाम रखी है, वो अपनी एग्जाम में डूबे हुए, तो मैं ड्राइंग लेकर बैठ जाता था। नृत्य मुद्राओं पर काम करता था मैं उस समय और उसका ड्राइंग बनाता था। और वो ड्राइंग ऐसा था कि जिसमें ब्लैक स्केच पेन का मैं उपयोग करता था, व्हाइट पेपर हो और ब्लैक स्केच पेन और नृत्य मुद्रा। ब्लैक स्केच पेन से डॉट डॉट पूरे गहने थे, वो खाली डॉट एकदम जितने सूक्ष्म डॉट कर सकूं उतने सूक्ष्म डॉट से मैं पूरी मूर्ति बनाता था। अब ये बच्चे ऐसे ही बैठे बैठे देखे, कभी कभी उसका ध्यान जाए तो वो देखे कि मैं ऐसा ड्राइंग कर रहा हूं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो ऐसे ही बच्चों को आज क्या हो गया, रचनात्मक शक्ति खत्म होती जा रही है। जैसे 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 हम बच्चों को पढ़ाते जाते उसे इतना एम्बिशियस करते जाते, महत्वाकांक्षी करते जाते कि बच्चों की जो रचनात्मक शक्ति है वो संपूर्ण नष्ट होती जाती है। न कोई ड्राइंग भी हम देते हैं तो क्या देते, उसमें कंपटीशन ला देते, कंपटीशन है तो बच्चा उसमें ध्यान देगा। क्रिकेट तो क्रिकेट में हार जीत, कोई भी खेल तो खेल का मजा ले ही नहीं सकता कोई, क्योंकि उसमें हार जीत, ये सिलेक्ट हुआ ये सिलेक्ट न हुआ। तो ये मुझे पता था। मैं आगे जो एजुकेशन में और धर्म में काम करना चाहता था वो ये काम करना चाहता कि जो कला है, रचनात्मक शक्ति सब में है, उसका प्रकार अलग है, कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। एक व्यक्ति है, आप चाहो तो मुंह से गाली बोलो, शब्द वही के वही है, आप चाहो तो श्लोक बोलो, प्रार्थना बोलो, गाओ, गा भी सकते हो, आप मुंह से गा सकते हो, चाहो तो गाली में उतर सकते हो, खरा गंदा बोल सकते हो उसी मुंह से। तो ये रचनात्मक भाग है कि आप चाहो तो पेपर पर एक सुंदर ड्राइंग बना सकते हो, उसी शक्ति का आप उपयोग कर सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो। अगर यही शक्ति अपने भीतर रह गई, चिंता हो जाएगी, क्रोध हो जाएगी, कंटाड़ा हो जाएगी। जो जीवन बोझिल लगता है उसका कारण है कि हमें खोजना है ऐसा काम, रचनात्मक काम, जिससे हमारी शक्ति रचनात्मक दिशा में बहे। जो भारत का प्राचीन प्रयोग था कि सारी कलाएं मंदिर के साथ जुड़ी थी, उसका कारण यह था कि रचनात्मक जो जब शक्ति भीतर पैदा होती है उसे अगर ठीक से रचनात्मक दिशा में न लिया जाएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। युद्ध में रस लोगे आप, झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, इसमें चली जाएगी शक्ति। और आप शक्ति को रचनात्मक मार्ग दे दोगे तो विधायत्मक दिशा में आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये मुझे इस बात पर प्रायोगिक काम करना था कि किस तरह से इसका असर आता है। और बच्चों को इतना पसंद आता था कि वो ड्राइंग जब मैं ड्रॉ कर लेता था पूरा, तो वो कहते थे सर हमें दे दो ना ये ड्राइंग। और मैं कई बार क्या करता था कि 4 बच्चे हो, 3 को दे दूं, एक व्यास मुनि को मैं कभी नहीं देता। वो सदा, और वो भी मैं देखता था, वो इतना ही लुच्चा, वो मांगे नहीं मुझसे कि मुझे भी दो, ऐसा नहीं। मैं 3 को दे दूं तो वो खाली देखता रहे। बाद में वो मुझे कहता था कि मुझे ऐसी इच्छा होती थी कि सर मुझे क्यों नहीं देते। तो मैं कहता था कि तू मांगता क्यों नहीं था, लेकिन वो भी मेरी तरह अभिमानी था कि मैं क्यों मांगू, सर को देना हो तो दे, ऐसा क्या है ड्राइंग में। वो तब मुझे ऐसे इसके साथ बहुत एक सुंदर बात कहता हूं मैं, जब बच्चों के साथ आप काम करते हो, मैं बच्चों को पूछूं, समझ लो कि व्यास मुनि पढ़ते, मैं उससे पूछूं तुझे चित्र अच्छा लगा, तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता था, जैसे कुछ न हो चित्र में, ठीक है ऐसा कह देता। या मैं कहूं कि तुझे ये गाना अच्छा लगा,
मैं देखता हूं कि उसके पैर भी रिदम पर चल रहे हैं, लेकिन उसे पूछो तो वो कहे ना, ऐसा तो कुछ इस गाने में नहीं होता। उसका कारण इतना होता है कि वो जो अपना समझ लो कि मैं ऐसा कहता हूं कि तुझे ये गाना पसंद आया, अगर आप कहो कि हाँ मुझे गाना पसंद आया, उसका अर्थ क्या है कि वो मेरे भीतर का मन है, भीतर का अहंकार हमारा इस तरह का हो जाता है कि ना तुमने बताया इसलिए मुझे पसंद आया, ऐसा नहीं, मेरा अपना गाना है, तुम्हारा गाना मुझे बहुत सूक्ष्म। सब हम भी, मैं भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कि हम सब ऐसे ही होते। जब जहां हमें लगता है कि नहीं हम किसी के अंडर में जा रहे हैं, तो हमारे भीतर का अहंकार तुरंत ऊपर जाता है। बच्चों में वो बहुत मजा आता है देखने का कि किस तरह से, क्योंकि बहुत निर्दोष होते हैं, वो तो बाहर से हमने ही स्थापित किया है ये अहंकार। तो जब आप बच्चों के साथ काम करते हो तब आपको बहुत उसको ठीक से स्कोप दो तो बच्चा आपका हेड बनने का ट्राई करेगा। अगर पूरा स्कोप दिया जाए तो बच्चा, व्यास मुनि ऐसा ही होता था। मैं व्यास मुनि को समझाऊं कि पेपर किस तरह से लिखना है, तू यहां भूल कर रहा है। अब उसके पास और कोई व्यक्ति बैठा है, वहां वो कहता है ठीक है ठीक है, मेरे सामने ऐसा मुंह रखे कि हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, इसमें कोई बड़ी बात, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ये। लेकिन जैसा मैं देखूं कि मैं अपने काम में लग जाऊं, वो पास वाले विद्यार्थी को समझाए कि किस तरह से पेपर लिखना है, वो पूरा मार्गदर्शन दे, मुझे देने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा समझाए, देखो इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसमें मार्क नहीं आता, खुद को नहीं आया है मार्क, लेकिन पास वाले को समझा। तो बच्चों के साथ अब जब हम काम करते हैं, मैं कभी उसको ऐसा नहीं करता था कि और सप्रेस करूं कि क्यों मैंने जो गाना तुझे सुना है वो तुझे पसंद आना ही चाहिए, मैं और हारने का कुछ खोज लूं, कुछ ऐसी चीज खोज लूं कि और चित्र बनाऊं, उसे पूछो ये कैसा लगा, कि ठीक है इसमें अच्छा है लेकिन भाव अच्छे का नहीं है, मुंह पर अच्छा है। तो मैं बच्चों को, अगर मैं 3 को देता हूं, जैसे आज मैंने सबको बांटा, मैंने अर्पिता रह गई, अर्पिता को नहीं दिया, उसमें यही विज्ञान काम करता है। देखो एक बात समझना, जिसे धर्म की दिशा में काम करना है उसके लिए समुदाय आईने का काम करेगा। जब आप समुदाय में रहो, संघ में, एक सूत्र है बुद्ध का, बुद्ध के समय का, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये तो ठीक है, चलो बुद्ध के शरण में गए बैठे, धम्मम शरणम वो भी ठीक है, चलो धर्म जो वो दिखाते हैं मार्ग, उसके शरण में जाते। लेकिन एक इसका सूत्र है, संगम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में, संघ के शरण में जाने का क्या, वो भी अभ्यास हुआ है। अगर मैं अभ्यास हूं तो वो भी अभ्यास हुआ, वो भी बुद्ध के चरण में बैठे। लेकिन संघ उतना ही 50% काम बुद्ध करेगा, 50% काम संघ करेगा, देखना। क्योंकि संघ में आपको पता चलेगा कि आप कहां हो, ठीक से पता तब चलेगा जब आप संघ में रहोगे। आप कहां हो वो आपको पता करना हो। बुद्ध में तो कुछ पता होता नहीं, बुद्ध तो बैठा है शांत, आप भी उसके सामने शांत बैठ जाओ, वो घंटा तो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन बाकी जब 23 घंटे संघ के साथ काम आएगा, तब पता चलेगा कि आपकी शक्ति कितनी ऊपर उठी, आप कितने ऊपर उठे, या आपके भीतर क्या जग रहा है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कौन से भाव जग रहे हैं, कौन से विचार चल रहे हैं, ये आपको संघ के साथ, कितना अहंकार है भीतर, संघ के साथ पता चलेगा। कोई आएगा और तुम्हें कहेगा चलो जूते यहां रखने हैं या नियम है, अब तुम आ रहे हो कोऑर्डिनेटर, कोई आश्रम में आप कोऑर्डिनेटर हो और तुम यहां आओगे तो तुम्हें कहा जाएगा कि जूते साफ करना है, तो तुम थोड़े जूते साफ करोगे, तुम तो कोऑर्डिनेटर होकर आए हो, तुम होगे सेक्रेटरी कोई बुद्ध के, और तुम यहां आओगे तो कोई कहेगा कि लेटरिन बाथरूम साफ करना है, तो या तो तुम भाग जाओगे या तुम्हें यह प्रक्रिया स्वीकार करनी पड़ेगी, और उसमें तुम्हें देखना है। और खाली मैं नहीं कहता कि आश्रम या ऐसी जो जहां चलती है प्रक्रिया उसमें आप ये ठीक से अभ्यास कर पाओगे। जब पूरे बेहोश व्यक्तियों के बीच जाओ जिसे कोई अभ्यास का कोई पता नहीं, उसके साथ जब तुम रहोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुमने साधना में कितना पाया, क्या पाया। होश वाले व्यक्ति में तो ठीक है, चलो
काम हो जाएगा, होश की बात ही बहुत हो जाएगी, आदान प्रदान हो जाएगा। मैंने क्या जाना है, तूने क्या जाना है, चलो आदान प्रदान हो जाए। लेकिन असल बात चलेगी जब बेहोश व्यक्तियों के साथ हम रहने जाएंगे, तब पता चलेगा कि हमारा होश किधर है, क्या हमने पाया है, वो उसमें पता चलेगा कितना अहंकार पिघला हमारा। मैं देखता था शिक्षकों के साथ जब मैं काम करता था, छोटे बच्चे हरा देते थे, अभिमान आ जाता था। ऐसा नहीं कि और शिक्षकों की बात करता हूं, मुझे भी ऐसा हो जाता था कभी कि लड़का अगर मुझे, और उस पर मैंने बहुत सुंदर काम किया। लड़का एक मुझे प्रश्न पूछ रहा है कि ये दाखला किस तरह से होगा, ये सम किस तरह से। मैं पहले देखता था कि क्या कॉम्प्लेक्स बनता है मेरे भीतर, क्या डर आता है मुझे। जब आप 12th साइंस में मैं काम करता था, 12th साइंस के विद्यार्थियों के साथ, उसमें तो क्या होता है कि सब बच्चे, अगर मैंने 2 चैप्टर किया है तो वो 5 चैप्टर करके आएगा, जिसे ज्यादा मार्क लेना है, मेडिकल में जाना है, वो तो बच्चे लगे ही रहते हैं मैथ्स में, जबरदस्त मैथ्स का ही अभ्यास इतना करते हैं, क्योंकि उस वक्त तो मैथ्स में 150 ऑफ 150 आए तो ही वो मेडिकल में जा सकते। तो सारे दिन वो लोग मैथ्स 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 करते। अब शिक्षक थोड़ा सारे दिन मैथ्स करेगा और उसको तो ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि किस तरह से होता है, या तो उसे पैसे में इंटरेस्ट होगा कि ट्यूशन का पैसा कब आए। मैं मेरे ऊपर से कहता हूं, किसी का नहीं, मुझे तो इसमें रस है कब वो तारीख आए और फीवर। हाँ, साथ में ये प्रक्रिया चलती थी काम, लेकिन उसके साथ में मुझे बहुत अच्छा अभ्यास होता था। वो ये होता, लड़का जब आके मुझे पूछे कि ये सम मुझे करना है, मैं पहले देख लूं कि मेरा भय है कि ये सम मुझे आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो बच्चों को क्या लगेगा। तो मैं उसी वक्त उसे कह देता था, ना ये मुझे पता नहीं, ये सम आप राउंड कर दो। इसके साथ 2 प्रक्रिया हो जाती थी। मैं भी थोड़ा दूर निकल जाता था कि जो अगर, क्योंकि ये ऐसा इंटरैक्शन होता है, बहुत जल्दी बनता है। धीरे से अगर आप अभ्यास करोगे तो जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है, वो प्रॉब्लम रखता है कि इस प्रॉब्लम का क्या आंसर आएगा, पहले का अहंकार आ जाता है। एक प्रक्रिया जो भीतर दबी हुई होती है वो ये होती है कि अगर मैं ठीक से जवाब न दे सका इसे, तो इसके ऊपर मेरी इंप्रेशन क्या होगी। अब मैं 2 प्रक्रिया एक साथ करता था, एक कॉम्प्लेक्स पर भी काम होता था, दूसरी प्रक्रिया ये करता था, मुझे पता था कि जो मैं काम करता था वो बच्चों को इंडिपेंडेंट वर्किंग की ओर ले जाने का काम करता था। तो ये बच्चा खुद सॉल्व कर लेगा ये सम। और वही हुआ कि जब व्यास मुनि 11th साइंस में आए, 11th साइंस में, तब ऐसा इसकी मैथ्स की ग्रिप आ गई कि वो सारे सम खुद ब खुद सॉल्व कर ले, मुझे पूछे ही नहीं। बहुत कम ऐसी जगह थी मैथ्स में जहां वो मुझे मेरा मार्गदर्शन लेने का प्रयत्न करे। और धीरे धीरे ऐसा माहौल मैं बना सका विद्यार्थियों का, एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन ऐसा माहौल बना सका कि 3 घंटा में बच्चों के साथ बैठा रहूं, उसके साथ वर्किंग करूं। समझ लो मैं 10 से 15 मिनट मैक्सिमम ऐसी होगी, क्योंकि मुझे बोलना पसंद ही नहीं था, पढ़ा के मैं आया था क्लासरूम में पढ़ा के, तो उससे तो मैं ऊपर ही था कि ना बापा, ऐसी एजुकेशन की प्रथा मुझे नहीं चाहिए। सुबह से जाकर आप बोलो बोलो बोलो। और एक बात समझना, जितना आप होश रखते जाओगे बोलने में, अपने आप मौन होता जाएगा, अपने आप। जितना आप होशपूर्ण बोलते जाओगे, देखो आप कि ये बात सच है कि नहीं। कोई भी एक वाक्य बोलो, या तो आप इतना देख लो कि ये जो वाक्य में बोला उसमें मेरा होश नहीं था, क्या बोलना था और क्या बोला गया पता नहीं था। लेकिन ठीक से अभ्यास करोगे अपना कि क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मुझे बोलना है, इस तरह से अगर आप गहराई पाते जाओगे बोलने की कला में, इसको मैं और ज्यादा ले जाऊंगा द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेजेस। तो ये पूरी लैंग्वेजेस की जो हमारी स्कूल है वो जुड़ती है, किस तरह से हम बोलते हैं, कितना स्पष्ट कितना अस्पष्ट, मुझे क्या कहना है वक्तव्य में। चलो हम जब बोलते हैं तो ये आप देखो कि कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं सामने वाले को समझाता हूं, लेकिन वो समझता ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वो अगर थोड़ा मुझे समझने लगे, मेरे पास बैठे, तो मैं उसे कहता हूं कि पहले तुम ठीक से अपना अभ्यास करो कि तुम जो समझाना चाहते हो तुम स्पष्ट हो, तुम्हें उसे क्या कहना है, किस बात में समझ देना है, तुम स्पष्ट हो, तो वो स्पष्ट हो जाएगा अपने आप। लेकिन हम क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलना था पता नहीं। लेकिन मैं स्कूल में ये देखता था कि जितना मैं
अवेयरनेस के साथ वर्क कर रहा हूं या जितना मैं होशपूर्ण बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो शरीर इतना संवेदनशील होता जाता था और मैं अपने आप छूट गया। ये प्रक्रिया अपने आप ही हुई कि मैं उससे मुक्त हो गया। मुझे लगा कि ना, बस ये मेरा, इससे अब कोई लेना न देना। तो मुझे ऐसा तो वर्क चाहिए ही नहीं। अगर एजुकेशन में करना है तो ये वर्क तो रिपीट करना ही नहीं, मुझे पुनरावर्तन में जीवन को बिगाड़ना नहीं, ये मैंने पार कर लिया। तो मैं ऐसी मेथड खोजना चाहता था। और बच्चों को मार्क लेना है, थोड़ा मुझे मार्क लेना है। कई बार बच्चे मुझसे मुझे कई बार जो गार्डियंस आते थे वो भी बहुत मजा आता था। वो मुझे कहते थे, सर आप पढ़ाते नहीं और फी इतनी इतनी लेते हो। मैं अब अगर मुझे लगे कि जो माता पिता आए हैं वो ठीक से समझ सकते हैं एजुकेशन की प्रक्रिया, तो मैं उसे समझाता था कि मेरा प्रयोग क्या है। वो भी आगे मैं तुम्हें विस्तार से कहूंगा पूरा प्रयोग, क्योंकि ये पूरा प्रयोग जुड़ता है इस विश्वविद्यालय के केंद्र के साथ जो प्रयोग मैंने किया था। तो वो अगर समझदार हो तो मैं उसे समझाता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाना, चलो आप पढ़ाओ बच्चे को। तो वो कहते हमारा तो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। हम कहते हैं कितना मर जाते कि टीवी चालू मत करो, ये मत करो। लेकिन जैसा हम थोड़ा बाहर जाए या इधर किचन में मां जाए, तुरंत लड़का टीवी चालू करके बैठ जाए। तो मैं कहता हूं आप देखो कि ये लड़का मेरे पास 3 महीने से पढ़ रहा है। 3 महीने के बाद मैं फी निश्चित करता हूं कि मेरी फी इतनी होगी, और फी भी कोई कम नहीं थी। जैसे जैसे जीवन विकास की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि मैं उसमें पूरा का पूरा प्रयोग कर लेना चाहता था। मैं दूसरा जन्म इस एजुकेशन के लिए नहीं लेना चाहता था कि चलो मैं मर गया और मुझे पर मंथ एक सब्जेक्ट की 5000 फी चाहिए। चलो कर लो प्रयोग, जब तुम निकल ही गए तुम्हें क्या लेना देना। 5000 ना है, वो लड़का चला गया तो अच्छा हुआ। वो भी तुमसे छूटा, तुम उससे छूटे। भलू थयु भांगी जंजाळ, सुखेती बचसु श्री गोपाल। बहुत अच्छा सूत्र है, नरसिंह मेहता थे। ये बहुत बोला नहीं जाता ये सूत्र में कारण को। ये ऐसा सूत्र था, नरसिंह मेहता भक्ति में डूबे हुए जूनागढ़ के थे। तो वो अपनी भक्ति में डूबे रहते थे, संसारी थे। उसकी लड़की थी, पत्नी थी। हाँ, पत्नी तो होती है तब लड़की होती। पूरे संसारी, लेकिन ऐसे संसारी कि संसार के साथ उसका कुछ लेना न देना। कृष्ण के भक्त, कृष्ण चलाए तो भी ठीक, न चलाए वो कोई भी उस पर आरोप डाले कि घर में, तेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तो उसने, वो कहते थे कृष्ण को नहीं मंजूर होगा, नहीं दिया होगा। अंत में ऐसा समय आता है कि जब उसकी पत्नियां इसको विरोध करेगी कि ये पत्नी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वाक्य लड़की के साथ या लड़के के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि ये पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है। उसका कारण है, सब पति पत्नी जानते, वो अपनी भक्ति में डूबा हुआ था। और सब लोग कहे कि चलो अब तो पत्नी की देहांत हो गई। वो बीमार थी और धीरे धीरे उसकी देहांत हो गई। तब बहुत लोगों को इंटरेस्ट था कि अब नरसिंह मेहता को तो धक्का आएगा ही, अब चलेगा कि वो भक्ति में कितना डूबा हुआ है। जब उसके पास वो गए कि आपकी पत्नी ने छोड़ दिया शरीर, तो उसने तंबूरा रख के कहा, भलू थयूं भांगी जंजाळ, सुखे थी बचसु श्री गो। क्योंकि ये थोड़ा बच्ची के लिए कहा जाता है। जंजाड़ कौन खड़ी करता है? पति के लिए कौन जंजाड़ खड़ी करता है? पत्नी। अगर नरसिंह मेहता गए होते तो उसकी पत्नी यही कहती, भलू थे भांगी जंजाड़, सुखे थी बच सुश्री को। तो ऐसे संत हुए कि ये स्थिति भी आ सकती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि पति पत्नी को सबको लगेगा ये गुरु तो पति पत्नी के बीच अंतर करवाना चाहता है। तो मैं जो प्रयोग करता था, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जो मैंने किया है मैं कह ही दूं कि इस तरह के मैंने प्रयोग किए, तो तुम भी जब तुम्हारे प्रयोग में उतरो तो पूरे उतर ही जाओ। तो मैं इस तरह के प्रयोग करता था। समझ लो कि कलेक्टर का बच्चा है मेरे पास, भुज में एक परमार साहब थे कलेक्टर वहां के। अब मेरा नियम था कि माँ बाप ही फी भरने आए, मैं लड़कों के पास से आग्रह रखता था। मैं
लड़कों को ऐसा कहता था कि तुम कमाते नहीं तो तुम शिक्षक के साथ फी की बात ही कैसे कर सकते हो। मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता था। नाटक का तो मैं वो था ही। गुरु जब नाटकी हो तब बहुत संभलना। क्योंकि बिना बुद्धत्व को प्राप्त करते हुए भी वो ऐसी नकल कर सकते। मैं दोनों बुद्धत्व को प्राप्त हुए व्यक्तियों को के बारे में ही कहूं जो बहुत नाटकी। उसमें एक गुरुजी, उस वाले को मजा आ जाएगा, गुरुजी। और जो दूसरा था वो रामकृष्ण परमहंस। उसके जैसे नाटकी, क्योंकि वो फिल्म में या नाटक में गए नहीं तो उत्पल दत्त का कोई रामकृष्ण परमहंस के पास कोई क्लास नहीं था। ऐसे नाटकी वो किस तरह से काम करे, वो उसका मैं सत्संग कहूं। समझ लो कि जो सत्संगी उसके साथ एक हो गए हृदय से, उसको पता है कि राम जब कोई बाहर से आता है, रामकृष्ण एकदम गंभीर, आत्मा परमात्मा की चर्चा चले। जैसे सेठ को जाने का समय, सेठ कैसा चलता है उस समय में, तोंद बड़ी हो, ऐसे लाकड़ी डगमग डगमग करता जाए। जैसे सेठ जाए उसके पीछे रामकृष्ण ऐसे ही चले। या जैसे सेठ का पूछने का तरीका है, जैसे कि परमात्मा को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इस तरह से पूछता है। रामकृष्ण परमहंस वो चला जाए फिर कहे परमात्मा को इस तरह से प्राप्त, उसी की भाषा। क्योंकि क्या हो जाता है, हमारा धर्म इतना गंभीर गंभीर हो जाता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वाह बुद्ध कितना गंभीर होगा। कभी नहीं हो सकता। मैं कहता हूं तुम्हें, कभी नहीं हो सकता। सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक वृत्ति, तुम्हारी शक्ति हल्की होगी तो ही तुम हंस सकोगे, हंसा सकोगे। नहीं तो क्या खाक हंसा सकोगे, मुंह बड़ा हो जाएगा। देखना जज का मुंह कैसा होता है, लंबा। जितना जज की पोस्ट में जितने आप ज्यादा रहे हो, देखना मुंह की लंबाई से आप कह सकते हो कि हाँ ये जज 5 साल, ये 10 साल, 15। क्योंकि गंभीर, सबके साथ ऐसे हंस नहीं सकते। और आप समझो कि 8 घंटा आपने गंभीर काम किया है, फिर आप घर पे आकर भी आपको पत्नी के सामने भी हंस नहीं सकते। मुंह गंभीर ही रहेगा, मुंह लंबा ही होता जाएगा, लंबा ही होता जाएगा। तो ये रामकृष्ण कि बस इस तरह से काम करे। गुरुदेव वैसा ही, गुरुदेव के आंखों में इतनी ताकत थी और होती है। जो नाटकी होता है उसकी आंखें बहुत जबरदस्त होती है। क्योंकि नाटक में जिसने एक्टिंग में काम किया, ठीक से आप अभ्यास करना, जो अच्छा एक्टर होता है, जिसकी एक्टिंग में मास्टरी होती है, उसकी आंख, क्योंकि भाव को प्रकट करने का जो मुख्य माध्यम है वो आंख। और किस एंगल से आप देखते हो, एंगल से समझ लो कि कोई लुच्चा आदमी है वो डायरेक्ट नहीं देखेगा, वो इस तरह से देखेगा। इस तरह आंख का एंगल किस तरह से घुमाता है, उस पर से वो प्रभाव प्रकट कर सकेगा। तो गुरुदेव को ऐसा कोई आदमी मिलने आए, उसे पता चल जाता है कि ना इससे कोई लेना देना नहीं धर्म के साथ। वो इस तरह से देखता था कि सामने वाले को ऐसा भय पैदा करवा देता था कि नहीं। और आप हमेशा इस बात पर डटे रहना और श्रद्धा रखना कि जब कोई भी ज्ञानी होता है ना, उससे उस समय में ज्ञानी मानने वाला नहीं होता है। तो भीतर से तो शंका के साथ ही आता है, कोई भी व्यक्ति आता है कि क्या इससे मार्गदर्शन मिल सकेगा। नहीं, अब गुरुदेव को तो तुरंत पता चल जाएगा दूर से ही कि ये जो आ रहा है वो शंका के साथ वो और शंका प्रगाढ़ करेगा। तुम्हारी शंका में से आपको निकलना हो तो पूरी प्रगाढ़ता के साथ जाओ। शंका शंका शंका, मैक्सिमम शंका के, उससे आगे शंका की नहीं जा सकती। गुरुदेव पूरा उसे ईंधन दे देता था कि ले तेरी तो है, मैं मुझसे भी तुझे देता हूं कि ले ये सब। तो उसका देखने का ढंग ऐसा था कि उसे पता चल जाता था कि ना ये गुंडा जैसी इसकी आंख, संत की आंख ऐसी नहीं होती। संत की आंख तो नाटक वाला कर सकता है, बुद्ध कैसे बैठता है, महावीर। तो उसे वो डरा देते थे कि ना ये तो ऐसी मास्टरी होती। और ये सारे नाटक हमारे जीवन में चलते ही रहते। ऐसा नहीं है कि ये नाटक खाली गुरुदेव ने किए या रामकृष्ण परमहंस, सब छोटे बड़े नाटक तो हम करते ही रहते। घर में झगड़ा होता है, बाहर से कोई आता है, उसे हम ऐसा नहीं
महसूस करने देते कि मेरी पत्नी के साथ मेरा झगड़ा हुआ। हम कहते उसे कि चाय बनानी है, ये आए हैं, परमार साहब आए, तो वो भी कहेगी कि हाँ हाँ बना के। कैसा साहब है उसके ऊपर आधारित होता है पत्नी का काम। मैंने भी ऐसा किया। देखो, जब मैं भुज में काम कर रहा था तो मेरे पास कलेक्टर के 2 लड़के आए। मैंने एक बार दोनों को निकाल दिया कि आप मिस्चीवियस तो सब बच्चे होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे तो परमार साहब के साथ काम करना था। मैंने कहा चलो कलेक्टर क्या करता है शिक्षक के साथ, तो मैंने उसे निकाल दिया। लेकिन मैंने एक देखा कि उसकी जो चिट्ठी थी उसमें नम्रता का भाव, कोई ऐसा भाव नहीं। उसने मुझ पर चिट्ठी लिखी कि ये तो बच्चे हैं, और बच्चे मेरे साथ बहुत हृदय से जुड़े थे बच्चे दोनों। लेकिन मेरा वर्किंग ऐसा था कि मैं उसे किसी भी तरह से ले नहीं सकता था, तो मैं इस तरह से उसको निकालने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो निकल ही जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर के लड़के अगर, और ये प्राइवेट शिक्षक, और प्राइवेट शिक्षक भी ऐसा नहीं कि जिसका बड़ा नाम हो। बैठने के लिए मेरी जगह नहीं थी, मैं बहन के घर में करता था काम, उसके घर में सब चीज वस्तुएं हटा के थोड़ी सी जगह करके उसमें बच्चे को पढ़ाता। उसमें मैं निकाल दूं कि ना चलो आपने आज तूफान किया, घर पे माँ बाप की चिट्ठी लेकर आओ, लेकिन वो चिट्ठी एकदम नम्रता के साथ। मैंने कहा चलो कलेक्टर पहली एग्जाम में तो मुझसे पास हो गए, अब दूसरी एग्जाम मैं कहूं कि तुम्हें फी भरने तुम्हें आना है, और 1 to 5 मेरी डेट है, और गार्डियंस को नहीं आना है, माता पिता को ही आना है, और कोई नहीं आ सकता मेरे पास। लड़कों के साथ आप फी नहीं भेज सकते। अब वो कलेक्टर कोई सी तरह उसका समय मैच ही ना हो, क्योंकि उसे अपना काम है, ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है, ऐसा काम है, और मैं उसे वो दूं ही नहीं उसे कि ना, मैं समझू ही नहीं। जड़ गुरु कौन हो सकता है? जो शिष्य से जड़ होता है वो सिंहासन पर बैठ जाता है। मैं मानू ही नहीं उसकी। वो कहता है कि मैं किस तरह, और जो माता पिता थे और बच्चे जिसके माध्यम से वो आए थे उसके साथ समाचार भेजे कि मैं तो ऐसी मीटिंग थी, आज यहाँ जाना पड़े, कल वहां जाना पड़े, आप थोड़ा कुछ ऐसा कोई समय रखो कि जिसमें मैं आ सकूं। तो मैं उसे कहूं कि ना ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं लेना ही नहीं चाहता। मेरा जो भीतर से नाटक था वो ये था कि मैं लेना ही नहीं चाहता बच्चे, मैं ले ही नहीं सकता था, क्योंकि अरेंजमेंट ही इस तरह की थी। मैं आता हूं फिर से गांधीनगर पर, वो जो प्रयोग चल रहा था, तो व्यास मुनि को मैंने ऐसा तैयार कर दिया। और व्यास मुनि एक शब्द है व्यासपीठ, व्यासपीठ उसे कहा जाता है। सत्य जान के बोलना उसमें तो क्या बड़ी बात, सत्य जाना और सत्य बोला उसमें बड़ी बात क्या है? कौन शक्तिशाली कहा जाता है उसे? जिसने सत्य जाना उसने सत्य कहा। सत्य को न जानते हुए भी जो सत्य कह सके, सत्य के बारे में बता सके, तो कुछ उसने काम किया। व्यासपीठ की अगर आप ठीक से व्याख्या दो तो इस तरह की हो सकती है कि जिसने सत्य को अभी जाना नहीं, लेकिन सत्य के ऊपर 8 घंटा बोल सकता है, 10 घंटा बोल सकता है, वो जिस पर बैठता है उसे कहा जाता है व्यासपीठ। और ये व्यास मुनि, वो तो पीठ, ये तो मुनि लाइव। उसे मैंने ऐसा दे दिया, जिस तरह से रावण के हाथ में आ गई शक्ति, उस तरह से आ गई व्यास मुनि के हाथ में शक्ति। वो मैथ्स में इतना कंट्रोल उसका कि वो शिक्षक को रुलाए क्लास में। वो इस तरह से उसकी मास्टरी हो गई मैथ्स में कि वो अभी तो वो लिखे, वो सम लिखे। अब शिक्षक तो बेचारा, उसको अभी पत्नी है, लड़का है, खाली मैथ्स थोड़ा करना है घर पर, 1000 काम। मैं तो बिना शादी के था तो भी 1000 काम करने पड़ते। मेरी बहन सुबह में मुझे कहती थी जाओ दही लेकर आओ, अब दही नहीं है, दही लेकर आओ तब मिलेगा तुम्हें खाने का। ऐसा तो कितना, दूध लेकर आओ, आज दूध वाला आया ही नहीं। ऐसे तो कितने काम होते हैं, तो रह जाता है चैप्टर करने का, तो नहीं आता। क्लास में बहाने खोजने पड़ते हैं कि चलो ये मैं कल तुम्हें बताऊंगा किस तरह से आओ। ऐसे सारा मैं अंदर का कह दूंगा। तो व्यास मुनि के हाथ में ऐसी ग्रिप आ गई कि वो तो अभी सर पूरा सम लिखे नहीं, वो सर को जवाब कह देता था इसका आंसर ये आए। और सारे जो लड़के थे वो इससे इंप्रेस, उसकी मैथ्स में ऐसी ग्रिप। और मैं ये देखूं कि सब सब्जेक्ट में वो मास्टरी प्राप्त करते जाता था, उसका कारण इतना ही था। और ये खाली मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करता, आप सब के सब
परम शक्तिशाली, परम शक्तिशाली। खाली जो करना है वो क्या करना है। हम पूरे जगत से परिचित हैं अपने को छोड़ के। अब हमें प्रक्रिया करनी है उल्टी, हमें अपने से परिचित होते जाना है, अपने से। देखो मैं धर्म को ऐसा स्थान दे रहा हूं, धीरे धीरे आप समझते जाओगे कि जिसमें वाड़ाबंदी से मनुष्य मुक्त हो जाए। और सच्चे अर्थ में मैं, समझ लो आप, मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगा इस जगत की। अगर रामदेव जी महाराज योगासन करवा रहे हैं और तुम्हें योगासन में रस, हाँ मैं जरूर योगासन में मार्गदर्शन दूंगा, लेकिन वो कौन सा मार्गदर्शन जो रामदेव जी महाराज चुक रहे वो मार्गदर्शन में दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं तुम्हें योग में रस है और रामदेव जी महाराज के साथ काम करना है, तो मैं कहूंगा कि पहले आप रामदेव जी महाराज के साथ काम करके आओ, फिर यूनिवर्सिटी में आ जाओ। क्योंकि हम उसमें भी देखते हैं, जो लौकिक शिक्षण है उसमें भी देखते हैं कि हायर सेकेंडरी पास हो तो तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ जाओ। मैं इस तरह के विश्वविद्यालय तुम्हारे हाथों में देता हूं, मनुष्य के हाथों में देता हूं, कि जिसमें वो डे बाय डे प्रोग्रेस की ओर बढ़ता जाए, वाड़ाबंदी में बंधा न रहे। आज बहुत क्रिएटिव शक्ति है मनुष्य के पास, बहुत क्रिएटिव शक्ति। मुझे आनंद भी बहुत है और दुख भी बहुत। आनंद इस बात का कि एक एक मनुष्य परमात्मा की रचना है, एक एक मनुष्य के पास अनंत शक्ति का सोर्स है, परमात्मा का ही सोर्स है। यह आनंद की बात है। दुख की बात यह है कि वो अपने को जानता नहीं, कि किस तरह से वो अपने को भी उठा सकता है और औरों को भी उठाया जा सकता है। इस दिव्यलोक की यात्रा, इस पृथ्वी की यात्रा सर्व मनुष्य हंसता नाचता गाता कर सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।